नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ 17 है आज। लास्ट टॉपिक हमने देखा था टिहरी रियासत। टिहरी रियासत के हमने सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह और कीर्ति शाह के बारे में बात की थी। आज के टॉपिक में बात करेंगे नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह के बारे में। इसके साथ साथ आज हम देखेंगे जो पंवार वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और अन्य व्यवस्थाएं थी वो क्या थी, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट उससे जुड़े हुए याद कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो हिस्ट्री का आपका पोर्शन है, लगभग लगभग आप बोल सकते हैं कि जो मध्यकालीन इतिहास है वो समाप्त होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि फिर देखिए हमारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का टॉपिक रह गया आपका। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जैसे ही आपका मैं खत्म करूंगा तो फिर हमारा ये सोचिए कि आपका इतिहास लगभग समाप्त हो चुका है। फिर केवल पृथक राज्य आंदोलन का इतिहास रहता है, वो बाद में करेंगे। पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के बाद आपका उत्तराखंड कला और संस्कृति वाले टॉपिक को दे दूं। ठीक है, क्योंकि कला एवं संस्कृति से बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं आज की डेट में। तो अगला जो आपका रिवीजन क्लास आएगी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के बाद, वो कला संस्कृति को ही शुरू करेंगे। ठीक है, पृथक राज्य आंदोलन और अन्य प्रशासनिक इतिहास उत्तराखंड का बाद में देख लेंगे। तो चलिए आज देखेंगे यहाँ पे रिवीजन क्लास 17 में। अब मैं बात करूंगा नरेंद्र शाह की। तो जैसे ही देखिए भैया कीर्ति शाह की मृत्यु होती है, तो कीर्ति शाह के बाद जो हमारा गढ़वाल के राजा बनते हैं, वो टिहरी के जो राजा बनेंगे वो बनेंगे नरेंद्र शाह। तो कीर्ति शाह के देहांत के समय नरेंद्र शाह जो थे केवल 13 साल के थे भी। ठीक है, जो भी राजा, देखिए आप कीर्ति शाह की भी मैंने लास्ट टॉपिक में बात की। जब आपका प्रताप शाह की मृत्यु हुई थी तो उसमें कीर्ति शाह भी 13 साल के थे। जब कीर्ति शाह की मृत्यु हुई तो नरेंद्र शाह भी 13 साल के थे। बड़ा ही अजीब इत्तेफाक है। तो 13 का नंबर बड़ा ही यहाँ पे अनलकी नंबर है भाई, ये तो जैसा माना जाता है। ठीक है, तो राजमाता जो नेपालिया थी, नेपालिया ने भैया संरक्षण किया था, वो संरक्षिका थी। क्वेश्चन बनता है कभी, राजमाता नेपालिया किसकी संरक्षिका थी? तो ये आपके नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, नरेंद्र शाह ने जो शिक्षा ली थी वो मेयो कॉलेज से ली थी, जहां से कीर्ति शाह पढ़े थे। और मेयो कॉलेज में ही जब ये अध्ययन कर रहे थे तो इनका विवाह आपका क्यूठल एक जगह थी, क्यूठल की राजकुमारी कमलेंदुमती और इंदुमती के साथ हो चुका था। तो दोनों राजकुमारियों के साथ विवाह हो चुका था, कमलेंदुमती और इंदुमती। ठीक है, तो इंदुमती तो उतना नहीं रहेगा नाम, लेकिन कमलेंदुमती को हम जानते हैं। ये आपकी नरेंद्र शाह की वाइफ थी और पहली महिला होंगी गढ़वाल क्षेत्र की जिन्होंने लोकसभा का जिनका टिकट दिया गया, मतलब चुनाव लड़ा जिन्होंने। ठीक है, अब देखिए इनकी जो काम शुरू होते हैं नरेंद्र शाह के, सबसे पहले देखिए 1919 में इन्होंने पंचायतों की स्थापना की। 1919 में नरेंद्र शाह ने पंचायतों की स्थापना की और 1925 में इन्होंने आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, कौन सी? नरेंद्र नगर। ठीक है, नरेंद्र नगर आज आप जाते हैं ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश से ऊपर देखिए टॉप में होटल आनंदा पैलेस आप देखते हैं ना, तो नरेंद्र नगर में इन्होंने राजधानी बनाई। कारण था टिहरी जहाँ पे आज है, जो जहाँ पे टिहरी डैम है, तो टिहरी जो पुरानी टिहरी थी जो कि आपका गणेश गंगा, भिलंगना और भागीरथी के संगम पे थी, तो घाटी का एरिया था। अब यार गर्मी लगती थी और पूर्ववर्ती राजाओं ने प्रताप नगर बनाया, किसी ने कीर्ति नगर बनाया, तो अगला राजा कैसे पीछे रहेगा भाई? उसने भी तो कोई ना कोई अपने नाम से शहर बनाना है ना। तो राजा को दिखा नरेंद्र नगर ऋषिकेश के ऊपर में था, बोला यार अच्छी जगह, टॉप की जगह, गर्मियों में तो यहाँ पे आराम मिलेगा। तो नरेंद्र नगर की उन्होंने स्थापना की। कहा जाता है कि यहाँ पे जो राजभवन का काम था, राजभवन का काम 1919 में शुरू हुआ था और 24 में राजभवन बन के पूरा हुआ और 25 में फिर राजा ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। ठीक है, ये फैक्ट है। जैसे कीर्ति शाह ने एक बैंक ऑफ गढ़वाल स्थापित किया था, ऐसे ही नरेंद्र शाह ने कृषि बैंक की स्थापना की एक अलग से। इसके अलावा 1920 में ही हमारा नरेंद्र शाह ने एक काम और किया। अब देखिए मेयो कॉलेज से पढ़ा हुआ था तो एजुकेशन की वैल्यू पता थी। जिस व्यक्ति को एजुकेशन की वैल्यू पता होती है वो जीवन में आपका कभी भी देखिए हतोत्साहित नहीं होता किसी भी असफलता से, या आप बोल लीजिए कि कोई भी चुनौती आती है वो कोई ना कोई हल निकालता है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है ना जिससे आप कुछ भी पा सकते हो। तो लगा इनको क्या, जो हमारे पर्वतीय टिहरी का जो पूरा भाग है, यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, अब इन बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा। तो 1920 में इन्होंने क्या किया, आपका उच्च शिक्षा की सुविधा के लिए एक छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया, यानी कि स्कॉलरशिप मिलती थी। जो भी राज्य के बढ़िया बच्चे होते थे उनको अगर पढ़ने आगे को हायर एजुकेशन लेनी है तो राजा उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था उस समय के हिसाब से नरेंद्र शाह का। 1921 में नरेंद्र शाह ने टिहरी में पहली जनगणना कराई भाई, सेंसस कराई थी सबसे पहली। किसने? नरेंद्र शाह ने।
अरे राजा का कार्यकाल तो बताना ही भूल गया मैं, 1913 से 1946 तक रहा, ठीक है, इनका टेन्योर नरेंद्र शाह का। ओके, तो 1921 में टिहरी में इन्होंने जनगणना कराई थी। 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। अब क्या था ये राज्य प्रतिनिधि सभा? देखिए, राजा को ये लगा कि राज्य में भाई, जैसे आज आप देखते हैं ना, हर जगह पे एक सलाहकार समिति होती है, मुख्यमंत्री अपने एडवाइजर से सलाह लेते हैं, प्रधानमंत्री जी के भी अपने एडवाइजर होते हैं, ताकि वो जो प्रशासनिक काम है उसमें अपने एक्सपीरियंस से कुछ आइडियाज दे सकें, या कोई पेंच फंस रहा है तो उसमें सॉल्यूशन दे सकें। तो यही आपका नरेंद्र शाह को भी लगा था, तो उसने 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, जिससे कि राज्य के शासन में प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग राजा को प्राप्त हो सके। तो इसके लिए उसने ये किया था। 1923 में ही आपका एक सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि टिहरी में एक लाइब्रेरी बनाई गई। उसके साथ साथ देखिए, जो ये लाइब्रेरी बनाई गई इसको सुमन लाइब्रेरी कहा जाता है आज की डेट में, ठीक है। महान जो शहीद थे श्रीदेव सुमन, उनके नाम पे है ये लाइब्रेरी। उसके अलावा 1923 में नरेंद्र शाह ने टिहरी में एक हॉस्पिटल भी बनाया था, चिकित्सालय बनाया था। और 1938 में इनके द्वारा आपका क्या किया गया था, कीर्तिनगर में हाई कोर्ट, हुजूर कोर्ट की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। हाई कोर्ट या हुजूर कोर्ट, अब नॉर्मल कोर्ट तो था, नॉर्मल कोर्ट उसमें होता था, लेकिन उच्च न्यायालय नहीं था। इनके कोई केस नॉर्मल कोर्ट में हुआ और वहां पर सेटिस्फाइड नहीं है वादी या प्रतिवादी पक्ष, तो उसके बाद वो जा सकते थे कहां पे, हाई कोर्ट या हुजूर कोर्ट में, ठीक है। तो ये हुजूर कोर्ट की स्थापना भी किसने की थी, नरेंद्र शाह ने। ओके, देखिए, इन्हीं के शासनकाल में रवाई कांड घटित हुआ था, ठीक है। रवैया यहाँ पे हो गया, इसको सही कर लेंगे। रवाई जो परगना था, रवाई, रवाई परगने में घटना हो गई थी। रवाई घटना कब हुई थी, 30 मई 1930 को, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है रवाई की घटना कब हुई थी, तो 30 मई 1930 को ये घटना हुई थी, ठीक है। तिलाड़ी मैदान था, यमुना का किनारा था। यहाँ पर देखिए, वन पंचायत बनाई थी उस समय, ठीक है। आजाद पंचायत का गठन किया था स्थानीय लोगों ने। तो आजाद पंचायत के लोग अपने हकों के लिए, क्योंकि जंगलों में अपना हक चाहते थे भाई, जंगलों पे ही बेचती थी पूरी इकोनॉमी। जंगल से लकड़ियां मिलती थी, चारा मिलता था गाय भैंसों के लिए, फिर इसी के दूध को बेचकर उसी से नून तेल लाते थे लोग, जिससे उनका घर का गुजारा चलता था। तो आजाद पंचायत ये बोलती थी कि जंगलों पे जो प्रतिबंध आप लगा रहे हो इसको हटाओ भाई, ये प्रतिबंध मत लगाओ। हम अपने गाय भैंस कहाँ चराएंगे, हम अपनी बकरियां कहाँ चराएं, हम लकड़ियां कहाँ से लाएंगे, चारा कहाँ से लाएंगे, अन्य जो भी हमारे जंगल पे आश्रित चीजें हैं ये कैसे होंगे। तो ये अपनी सभा कर रहे थे। और बोला जाता है कि उस समय राजा कहीं बाहर गया था यूरोप की यात्रा पे, और यूरोप की यात्रा पे राजा गया था, तो लोकल जो उस समय अधिकारी होते थे वो इसी मौके में रहते थे। वैसे भी वो अपने को किसी भगवान से कम नहीं समझते थे, बहुत अत्याचार करते थे जनता पे। इसी के बाद फिर टिहरी जो हमारी प्रजामंडल की स्थापना भी होगी, इसी वजह से तो होती है, क्योंकि राजा लोग तो अपनी छुट्टियों में ही रहते थे। राजा कभी भाई अजमेर जा रहा है वहां के घराने में, कभी मेवाड़ जा रहा है, कहीं आपका ग्वालियर से उसको न्यूता आ गया, कहीं वो जा रहा है आपका ये आपका अवध वाला जो हमारा एरिया है, ठीक है। तो इन एरियाज में जो भी राजकुमार उसमें राजा लोग थे, राजा लोग इनविटेशन देते थे। कभी हिमाचल के कांगड़ा चले गए राजा, भाई राजा तो घूमने में ही है, वो राज्य में बहुत कम रह पा रहा है। और पूरी जिम्मेदारी किस पे आई है, अधिकारियों पे, जो उस समय अधिकारी थे, राजस्व के अधिकारी या पुलिस के अधिकारी, एसडीएम जो थे उस समय, ठीक है। तो दीवान जो थे, दीवान का पद बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर यही घटना होती है। तो ये जब आजाद पंचायत के लोग, तिलाड़ी का मैदान था यमुना के किनारे रवाई में, तिलाड़ी मैदान, तो यहाँ पर ये बहुत शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे, जुलूस कर रहे थे। अब तिलाड़ी मैदान ऐसा था भैया, देखिए तीनों तरफ से आपका मैदान खुला हुआ था, चौथी तरफ में यमुना नदी बह रही थी तेज। अब यहाँ पर आया हमारा उत्तराखंड का जनरल डायल, जिसको कहा जाता है चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल ने क्या किया, तीनों तरफ से पब्लिक को घेर दिया और गोली चलानी शुरू कर दी। तो चक्रधर जुयाल जो कि दीवान था उसमें राजा का, इसने नियति भीड़ पे, निर्दोष भीड़ पे तीनों तरफ से गोलियां चलाई। तो अब क्या होगा यार, लोग बचने के लिए क्या करेंगे, चौथी साइड जो कि यमुना की तरफ थी, तो यमुना की नदी उसमें बहुत तेज थी। अब मई का टाइम चला है, हालांकि उतना पानी फिर भी नहीं होगा, गर्मी का टाइम था, बट पहले की नदी और आज 100 साल में तो अंतर हो गया ना। अब काफी लोग ऐसे होंगे जिनको तैरना नहीं आता होगा, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थी। तो लोगों ने यमुना में कूद लगा दी, आधे तो गोली लग के मर गए, आधे डूबने डाबने से मर गए। तो इसीलिए इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला कांड कहा जाता है, और उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है चक्रधर जुयाल को। राजा फिर यूरोप से वापस आता है, राजा को तो खबर ही नहीं थी इस बात की। इस बात की मतलब पुष्टि करते हैं काफी इतिहासकार कि राजा इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं था। और ऐसे श्रीदेव सुमन वाले केस में भी होता है, नीचे जो मैंने आपको लिखा है, आमरण अनशन करते हैं ना श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन ने देखिए टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की थी। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना का भी कारण यही था
कि भैया जब राजा यहाँ नहीं होते तो लोकल ऑफिसर पब्लिक को बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए ये आपका टिहरी प्रजामंडल बनाई गई थी। टिहरी की जो राज निरंकुशता थी, उस निरंकुशता को समाप्त करना चाहते थे टिहरी के उस समय एक क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन जी। अब श्रीदेव सुमन जी को भी पकड़ दिया गया। उसके बाद पकड़ने के बाद इनको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में जब इनको डाला गया तो इन्होंने बोला भैया जो मैं आपसे मांग कर रहा हूँ वो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो मैं आपका भोजन पानी छोड़ दूंगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला सुमन जी ने। और सुमन जी बोला जाता है कि 84 दिन की भूख हड़ताल की इन्होंने। और 25 जुलाई 1944 25 जुलाई 1944 को क्या हुआ, श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो गई, यानी कि जेल में ही उनके प्राण चले गए। भाई 84 दिन तक कोई भूख हड़ताल करेगा तो क्या हाल होगा, सोचिए ना आप। उन्होंने भैया टिहरी के लोगों को राजा के अधिकारियों के अत्याचार से बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। अब बोला जाता है कि उस समय भी जो हमारे राजा थे, राजा बोला जाता है कि उस समय कहाँ थे, बंबई गए हुए थे। बंबई में कोई आपका बैठक चल रही थी, वहां भाग लेने चले गए थे। लेकिन राजा ने यह आदेश दिया था कि श्रीदेव सुमन जी को जेल से रिहा कर दिया जाए, लेकिन अधिकारियों के कान पे जूं नहीं रहेंगी। यानी कि जो नरेंद्र शाह था ना, नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे ब्यूरोक्रेसी निरंकुशता पर उतर आई थी, निरंकुश हो गई थी बहुत ही। निरंकुश का मतलब समझते हैं तानाशाही। जो ब्यूरोक्रेसी थी टिहरी की वो आपकी तानाशाह हो चुकी थी। राजा बाहरी है, ठीक है, तो और यहाँ पे पूरा अधिकार इन्हीं लोगों का है। इनका जो मन आता था, आप सोचिए क्या क्या चीजें उसमें होती होंगी। एक्सटॉर्शन जैसी चीजें होती होंगी, लोगों को फंसाने का डर दिखाया जाता होगा। उसके अलावा हो सकता है महिलाओं के साथ भी अनुचित कुछ चीजें होती होंगी। तो बताइए कितनी चीजें खराब हो रही थी उसमें। ठीक है, तो ये दो घटनाएं थी नरेंद्र शाह के जीवन से जुड़ी हुई जिन्होंने कलंक लगाया था इनके जीवन पे। ठीक है, बाकी यार इनके प्रशासनिक अन्य काम तो ठीक ठाक थे, जैसे कि इन्होंने काफी सड़क का निर्माण कराया था, सड़कों का इन्होंने निर्माण कराया था। और इनकी जो राजमाता थी नेपोलिया ने 1942 में बालिकाओं की शिक्षा के लिए कन्या पाठशाला भी खोली थी, ऐसा बोला जाता है। इनके दो पुत्र थे, छोटी रानी इंदुमती से मानवेंद्र शाह थे, बड़ी रानी से कुंवर विक्रम शाह थे। ठीक है, हालांकि जो हमारा बड़ी रानी का पुत्र था वो छोटा होगा, मानवेंद्र शाह बड़े थे। और आपको पता ही है ट्रेडिशन चला आ रहा था हमारे भारतीय इतिहास में, राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता था। ठीक है, तो इसलिए अगले राजा अपने जीवन काल में ही बोला जाता है इन्होंने मानवेंद्र शाह को राजा घोषित कर दिया था 1946 में। ठीक है, 46 में। और लेकिन क्या हुआ कि कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 22 दिसंबर 1950। ठीक है, कार चला रहे थे तो कार की पता नहीं ब्रेक फेल हुई, क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो यहीं पे इनकी कहानी समाप्त हुई। इसके बाद आते हैं हमारे कौन, टिहरी रियासत या पंवार वंश के अंतिम शासक, जहां पर टिहरी का स्वर्णिम जो हमारा इतिहास था वो समाप्त हो जाएगा। मानवेंद्र शाह 1946 से 49 तक बने। इनके टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा देखिए हलचल होने लगी थी टिहरी रियासत में। आपका जो प्रजामंडल बना था, और प्रजामंडल और टिहरी दरबार के मध्य एक क्या होता है, समझौता होता है। ठीक है, 19 अगस्त 1946 को ये क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है एग्जाम में कि किस तिथि को आपका अगस्त समझौता हुआ था प्रजामंडल और टिहरी दरबार के मध्य। तो 19 अगस्त को हुआ था। इसमें क्या था, ये समझौता क्या था कि जितने भी हमारे टिहरी प्रजामंडल के सदस्य हैं जिनको भी गिरफ्तार किया गया है, उन बंदी बनाए गए सभी सदस्यों को मुक्त किया जाएगा। और प्रजामंडल जो भी सोशल वेलफेयर के काम कर रहा है उसमें टिहरी दरबार या टिहरी रियासत कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ये बोला गया था। ठीक है, 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम लागू किया गया। देखिए टिहरी दरबार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बोला कि हम करेंगे, और उन्होंने एक अधिनियम भी लागू किया बकायदा इसके लिए। 1947 का टाइम पीरियड आया, फिर से सकलाना में विद्रोह हो जाता है। सकलाना में विद्रोह हो जाता है जिसका नेतृत्व किया था नागेंद्र सकलानी और दौलत राम जी ने। ठीक है, और इसके बाद देखिए 1948 का कीर्तिनगर विद्रोह हो जाता है। ठीक है, कीर्तिनगर विद्रोह आपको पता ही है, श्रीनगर टापू कांड वगैरह, तो ये चीजें होती हैं। 15 फरवरी 1948 को टिहरी में अंतरिम सरकार का गठन होता है। और उसके बाद देखिए 1 अगस्त 1949 को संयुक्त प्रांत का 50वां जनपद बन जाता है टिहरी रियासत। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। उस समय उत्तर प्रदेश जो है फॉर्मेशन नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना था टिहरी गढ़वाल। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। बस यहीं पे क्या आप कहानी खत्म भैया। राजाओं के जो प्रीवी पर्स थे उनको दिए गए, बाद में वो भी छीन लिए जाते हैं इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे। तो प्रीवी पर्स के हिसाब से इनको पेंशन वेंशन मिली, रियासतों का एकीकरण हुआ भारत में। वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला जो मानेगा नहीं उसको वहीं जाके डंडे से मार मार के भारत में लाऊंगा। तो पता ही आपको क्या कहानी थी उस समय की। केवल हमारा जो हैदराबाद था और जूनागढ़ वगैरह था, तो यहाँ पर कुछ आफत आई थी, और कश्मीर में आफत आई थी। ये कुछ रियासतें थी जिन्होंने विलय से मना किया था। बाद में क्या हुआ कहानी आपको पता ही है। ठीक है, चलिए
तो ये तो हो गई भाई हमारी पंवार वंश का समापन। अब हम देखेंगे पंवारों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक व्यवस्था इनकी सिमिलर थी दोस्तों, जैसे चंद वंश में हम पढ़ते हैं। तो पंवार वंश की प्रशासनिक व्यवस्था में अगर हम देखते हैं, राज्य का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च था, राज्य का सर्वोच्च जो व्यक्ति था वो राजा ही होता था। राजा को प्रजा बोलती थी बोलंदा बद्रीनाथ। बोलंदा बद्रीनाथ बोल ले तो यानी कि भगवान बद्रीनाथ के समतुल्य हो राजा आप, ठीक है। यानी कि राजा का जो दायित्व था, जो पद था, वो बहुत बड़ा था भैया। राजा निरंकुश नहीं होता था, ठीक है। और ये अपने मंत्रिमंडल जो होता था और जो भी हमारे सलाहकार होते थे, उनके एडवाइस से ही ये चीजें करते थे, ठीक है। तो ये आपका था इसमें। और इसके बाद देखिए हमारा सर्वोच्च मंत्री जो होता था पंवार शासन काल में, उसको मुख्तार कहा जाता था या वजीर भी कहा जाता। दीवान भी इसमें एक हमारा सर्वोच्च पद था, ठीक है। बाकी मुख्तार के बाद या आप बोल सकते हैं वजीर के बाद जो पद था वो आपका नेगी का पद था, ठीक है। नेगी जाति के जो लोग होते थे, ये राजा को अति महत्वपूर्ण जो हमारे सजेशन होते हैं या आपका एडवाइस होती है वो देता था। नेगी का जो पद था ना, ये वंशानुगत था। क्वेश्चन बनेगा कभी, आयोग तो बहुत चालाक हो गया, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बना देगा इनमें से पंवार प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा पद वंशानुगत था। मुख्तार दे देगा, वजीर दे देगा, दीवान दे देगा और आपको नेगी देगा। तो नेगी आपका क्या था, वंशानुगत। यानी कि मैं अगर नेगी जो है दरबार में हो तो मेरा बेटा भी अगला जो है दरबार में रहेगा, ठीक है। बेटा भले कैसा लट मुजल भी हो, चलेगा काम। तो ये बिल्कुल गलत था, उसमें वंशानुगत जो भी चीजें थी, ठीक है, कर्म के आधार पे होना चाहिए था, ना कि आपका जन्म के आधार पे। चलिए, बाकी राजधानी के सुरक्षा अधिकारी को गोलदार कहा जाता था, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हमारा सीमा द्वारों की रक्षा करता था और शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी होता था। शांति व्यवस्था हो गया, सीमांत क्षेत्रों की रक्षा करने वाला, उसके अलावा अन्य चीजों को देखने वाला व्यक्ति कहलाता था फौजदार। क्या कहते थे इसको, फौजदार। राजधानी की जो मेन राजधानी की सिक्योरिटी करता था वो गोलदार कहलाता था। राजस्व की वसूली करने वाले को थोकदार कहा जाता था, ठीक है। जो इसमें गुप्तचर होता था, संदेशवाहक होता था, उसको चणु कहा जाता था। चणु, संदेशवाहक जो संदेश दाएं बाएं करता था, डाकिया भी मान लो या गुप्तचर मान लो। राजस्व अधिकारी को दफ्तरी कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। और परगनी की व्यवस्था करने वाला अधिकारी इसमें सुपरवाइजर कहलाता था। फिर जब हमारे टिहरी रियासत आई तो इन्होंने जो अंग्रेजों के पद थे उनको भी लिया, जैसे कि आपका एसडीएम भी होता था, उसमें तहसीलदार होता था, और डीएफओ इन्होंने लिया जब टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है। तो बहुत से पद फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स वाले ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। सेवक को टिहरी रियासत में, जो हमारे पंवार वंश का इतिहास हम पढ़ते हैं, सेवकों के लिए खवास शब्द यूज किया जाता था। जो भी सेवक होते थे ना राज दरबार के, सेवा करने वाले सेवादार, उनको खवास कहा जाता था। और जो भी महिलाएं होती थी सेवादार, उनको कहा जाता था खवाशीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भूमि मापन की जो प्रमुख इकाइयां थी वो थी नाली, ठीक है, नाली। तो नाली में ही भूमि मापी जाती थी। एक नाली में कितनी भूमि होती थी, तो एक नाली में आपका 16 मुट्ठी भूमि होती थी। 16 मुट्ठी से क्या मतलब समझते हैं आप? 16 मुट्ठी का मतलब ये था दोस्तों कि एक नाली भूमि वह भूमि मानी जाएगी जितनी भूमि पर 16 मुट्ठी अनाज का छिड़काव हो। यानी कि मैंने 16 मुट्ठी अनाज छिड़का और वो अनाज जितने क्षेत्रफल में छिड़का गया, वो मुट्ठी में जितना अनाज आया मेरा, वो जितने क्षेत्रफल में फैला गया है वो पूरा क्षेत्रफल कहलाएगा एक नाली, ठीक है। ये था नाली। और वैसे नाली एक आपका मेजरमेंट का पात्र भी होता था। नाली जो था एक नाली का, जैसे बोलते हैं ना आज भी ग्रामीण अंचलों में जाओ, बड़े बड़ी शादियों में बोलते हैं भैया कितने नाली का चावल पका रहे हो आप बड़े बर्तन में, ठीक है, 10 नाली का, 15 नाली का। तो नाली एक मेजरमेंट भी थी, ठीक है। दोनों जगह पे काम आती है आपकी। उसके अलावा अन्य भी देखिए आपका, मैंने आपको जैसे बताया था कि जो टिहरी रियासत में आपके भूमि बंदोबस्त हुए थे, जिसमें आपका प्रताप शाह का भूमि बंदोबस्त था, ठीक है। ज्यूला पैमाइश जिसमें लाई गई थी, तो ज्यूला पैमाइश। और उसके अलावा हमारा बिस्वा वगैरह भी भूमि का ही मापन प्रणाली थी, विश्वा, ठीक है, किसने कितने बिस्वा, ठीक है। बाकी देखिए संकल्प या विष्णु प्रीति भूमि होती थी। संकल्प या विष्णु प्रीति भूमि क्या थी, तो ऐसी भूमि जो विद्वान ब्राह्मणों को दी जाती थी उसको संकल्प या विष्णु प्रीति भूमि कहते हैं। दूसरा देखिए रौद भूमि। रौद भूमि क्या होती थी, मान लीजिए कोई लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उस युद्ध में विशिष्ट साहस और वीरता जो दिखाते थे सैनिक, उस सैनिक को दी जाती थी रौत भूमि, ठीक है। इसको यथेष्ट भूमि भी कहा जाता था, यथेष्ट भूमि। उसके बाद जागीर भूमि परमानेंट होती थी, जो कि राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों को मिलती थी। जैसे कि दीवान की मैं बात कर रहा हूँ, नेगी जो थे, तो ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को जो भूमि दी जाती थी उसको जागीर कहा जाता। जागीर जो थी स्थायी भूमि थी। रौत भूमि जो होती थी अस्थायी होती थी, ठीक है। राजा चाहे तो इस भूमि को छीन भी सकता था बाद में, या एक निश्चित टेन्योर के लिए देता था। जैसे कि मान लो लीज पे हम कोई चीज लेते हैं, मतलब कि कोई सैनिक आया, अच्छी लड़ाई की, उसने अपनी वीरता दिखाई, राजा ने बोला जा भाई वो कीर्तिनगर में आपका जो नदी है छोटी सी, उसके किनारे की जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है वो सब तेरी है, लेकिन केवल 10 साल तक, 10 साल बाद छोड़ देना उसको, ठीक है। ऐसा फरमान जारी कर दिया। तो ये रौद भूमि अस्थायी थी।
जागीर भूमि परमानेंट थी। ठीक है, यानी कि मजे हर जगह किसके थे? अधिकारियों के थे भाई। अधिकारी तभी आपको बोलता हूँ मेहनत करो और बनो आप। राजा को बोलंदा बद्रीनाथ कहा जाता था। राजकुमार के लिए टीका जैसे शब्द यूज होते थे। इसके अलावा आपके रजवार नामक शब्द भी यूज होता था। रजवार भी कहा जाता था राजकुमार को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो भी उच्च अधिकारी थे ना, उनको वेतन जागीर के रूप में मिलता था। जो अभी हमने ऊपर जागीर भूमि पढ़ी, कभी कभी क्या होता था कि मतलब जो वेतन है, जैसे साल भर का वेतन है, 6 महीने का है, तो ये आपका एक जागीर दे दी, बोला भाई तेरा वेतन हो गया इस बार का, ये वाला गांव का तू ले ले, ये इतनी भूमि तू ले ले, इसमें काम करा, जो करवाना है तेरी मर्जी। ठीक है, तो ये चीजें भैया आपका। उसके अलावा देखिए आपका कर व्यवस्था लगभग वही कर थे जो चंद शासकों के थे। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था इनके टैक्सेस में भी। टैक्स सिस्टम सेम ही था। ठीक है, यहाँ पर भी भूमि व्यवस्था में देखिए आपका 3 टर्म होते थे। पहली थी आपकी मौरूसीदार, कहते थे मौरूसीदार। मौरूसीदार कौन होता था? मौरूसीदार हो गया, उसके बाद खाईकर हो गया। खाईकर मैंने आपको चंद्रवंश में बताया ही है। उसके अलावा आपका सिरतान हो गया। ठीक है, कैनी जो होते थे लेबर होते थे। तो जो हमारा मौरूसीदार होता था वो राजा को टैक्स देता था। ये टैक्स देगा किसको? राजा को। खाईकर जो होता था ये इसके नीचे होता था, यानी कि खाईकर टैक्स देगा मौरूसीदार को। और सिरतान जो होता था, जो मौरूसीदार या खाईकर किसी को सिरती या नगद टैक्स देता था, वो सिरतान होता था। बाकी यही आपकी व्यवस्था आपकी वहां भी देखी अपने चंद्रवंश में, सेम ऐसी ही व्यवस्था थी इसमें। ठीक है, बाकी ऐसा बोला जाता है कि पंवार वंश में भी लगभग आपको वही 36 रकम 32 कलम वाली जो बात करते हैं, ऐसे टाइप के ही टैक्स थे। पशुओं पर चढ़ाई के लिए घी कर होता था। नदी पार करने के लिए जूलिया टैक्स था। आर्थिक संकट, जो आर्थिक संकट आता था युद्ध के समय, मांगा कर लिया जाता था। सेना के लिए कटक टैक्स था यहाँ पे। और भूमि व्यवस्था करने वाले जो अधिकारी और नेगियों को देने के लिए सखी नेगीचारी टैक्स लिया जाता था। ठीक है, नेगियों के लिए सखी नेगीचारी टैक्स था। कम्यून या सयाग, जो गांव में हमारे जो पंच होते थे ना, बूढ़े पंच जो राजस्व इकट्ठा करने जाते थे, तो उन कम्यून या सयांगों के लिए लिए जाने वाला एक टैक्स था, कम्युनिचारी या सयांगचारी का टैक्स। ठीक है, ये होता था। अनाज के रूप में लिया जाता था जो टैक्स, उसको बैकर कहा जाता था। बैकर, अनाज के रूप में लिए जाने वाला टैक्स। ठीक है, तो ये टैक्स सिस्टम था इनका। बाकी यार भूमि व्यवस्था की मैं बात करता हूं तो टिहरी के जो नरेश थे उनके टाइम पीरियड पे भूमि टैक्स जो था ना, वो मैं आपको पहले बता चुका। 7/8 भाग जो था आपका, वो नगद के रूप में लिया जाता था। नगद, यानी कि भूमि का टोटल 7/8 भाग जो है, जो भी जितनी भूमि मेरे पास होगी उसका 7/8 भाग मैं नगद के रूप में जमा करूंगा टैक्स, यानी कि धन दौलत के रूप में जमा करूंगा। ठीक है, और इसको मामला या रकम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मामला या रकम। ठीक है, बाकी का जो हमारा बचा हुआ हिस्सा था वो अनाज के रूप में जाता था। 1/8 अनाज के रूप में। ठीक है, अनाज के रूप में जाता था, बाकी 1/8 हिस्सा। समझ गए ना? तो टैक्स में ज्यादा आप देख रहे हैं वेटेज किसका है, तो पैसे का ही खेल है बाबू भैया, पैसा ही ज्यादा मांगा जा रहा है। ठीक है, अनाज तो राजा को वैसे दे देगी भाई पब्लिक, आपको पता ही है। राजा बोलंदा बद्रीनाथ है। क्या अपने भगवान को चढ़ावा करने से पहले हम खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। तो भगवान था राजा, राजा को पता ही था, इसलिए नगर टैक्स में ही ज्यादा मार पड़ी थी लोगों को। अन्य तथ्यों की बात करते देखिए, टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1 मई 1885 को। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। राजा कौन था उसमें, किसके टाइम पीरियड पे? प्रताप शाह के टाइम पीरियड पे। आपको पता है दोस्तों, जो टिहरी के वन थे उसको लीज में दिया था सबसे पहले 1840 में सुदर्शन शाह ने फ्रेडरिक विल्सन को। हरसिल का ऊपर का एरिया, हरसिल के आसपास का एरिया, फ्रेडरिक विल्सन ने अंधाधुंध कटाई कर दी वहां पे। और भारत में जब रेलवे का जो शुरुआत होती है, स्लीपर के लिए जो यहाँ की लकड़ी थी, देवदार की लकड़ियां या जो भी हमारे जंगलों की बहुमूल्य लकड़ियां थी, उनकी बहुत डिमांड होने लगी। तो भैया उसने एक मेथड भी निकाल दी। भागीरथी में अपने जो भी काटे हुए पेड़ थे उनको बहाकर नीचे वो ट्रांसपोर्ट कर लेता था, और अकूत राशि उसने कमाई थी। अपने सिक्के भी उसने डाल दिए थे फ्रेडरिक विल्सन ने, जिसको पहाड़ी विल्सन, उसके लेबर उसको कहते थे राजा विल्सन। ठीक है, फिर यहीं की पहाड़ी जो महिलाएं थी उनसे शादी की उसने और यहीं बस गया था, ऐसा बोला जाता है। और एक भगोड़ा सिपाही था वो। टिहरी रियासत का भूमि बंदोबस्त की हम बात करते हैं भैया, तो सबसे पहला 1823 में किया सुदर्शन शाह ने, दूसरा 1860 में किया भवानी शाह ने, तीसरा 1873 में किया प्रताप शाह ने, चौथा 1903 में किया कीर्ति शाह ने, और पांचवा 1924 में किया था नरेंद्र शाह ने। हालांकि देखिए ये तो हमारा टिहरी का हो गया, टिहरी का अंतिम किसने किया? नरेंद्र शाह ने। ठीक है, इंपोर्टेंट हो गया। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं कि गढ़वाल में, क्योंकि आधा गढ़वाल ब्रिटिशर्स के भी तो अधीन था, आधा गढ़वाल तो ब्रिटिशर्स के पास था। श्रीनगर से लेकर आगे चमोली का पूरा जो हमारे चांदपुर गढ़ी वाला हिस्सा था, और जो हमारे नागपुर पट्टी थी, उसके अलावा पोखरी का जो एरिया था, उसके अलावा गैरसैंण हो गया, देघाट हो गया, देवाल हो गया, ग्वालदम हो गया, ये सब कहाँ था? ये ब्रिटिश गढ़वाल में ही तो था ना।
अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया भैया, आपका यहाँ पर गढ़वाल में अंतिम भूमि बस्त 1928 में किया था। किसने किया था? इबर्टसन ने। ठीक है, टिहरी रियासत क्योंकि अलग हो गई थी। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा गढ़वाल में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ, सिर्फ गढ़वाल पूछेगा तो 1928। किसने किया? इबर्टसन ने किया। कुमाऊं गढ़वाल, ठीक है, अंतिम 1928 का है। लेकिन टिहरी का अंतिम पूछेगा तो 1924। किसने किया? नरेंद्र शाह ने। ठीक है, दोनों पॉइंट अलग अलग, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है आप लोगों ने। ओके, तो लगभग लगभग जो भी आपके पॉइंट थे भैया आपके यहाँ पे मैंने आपको रिवीजन करा दिया है इस क्लास में। इससे ज्यादा देखिए डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि फिर देखिए डिटेल में जाएंगे तो ये आपका रिवीजन क्लास महाकुंभ है, तो बहुत लंबा सेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा चीजें इसमें ऐड नहीं करूंगा। बाकी और कोई पॉइंट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लाइक करूंगा। यानी कि जो भी आपका कमेंट होगा उस पॉइंट को मैं हार्ट दे दूंगा, तो जो रह गए हैं कमेंट, जो हमारे पॉइंट रह गए हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट रह गया इसमें। एक पॉइंट ये कि टिहरी में वन संरक्षण का प्रयास कब से हुआ टिहरी रियासत में? तो टिहरी रियासत में वन संरक्षण का पहला जो प्रयास किया गया वो प्रयास 1 जनवरी 1897 को शुरू हुआ, 1897 में। ठीक है, तो वहां पर देखिए एक व्यक्ति थे पंडित केशवानंद जी। केशवानंद जी को आपका वनों का सीमांकन करने के लिए भेजा गया राज्य के द्वारा। तो टिहरी में वन प्रबंधक के रूप में नियुक्ति इनको किया गया था। कब? 1 जनवरी 1897। ठीक है, उन्होंने देखा फिर आसपास के जो भी 1899 तक उन्होंने सर्वे किया, और बोला जाता है कि आसपास के देवदास, हाल, पापड़ी, चीड़ आदि जो भी वन थे उनका सीमांकन किया गया। ठीक है, बाद में देखिए आपको पता है 1903-4 में एक आंदोलन घटित होता है गढ़वाल क्षेत्र में, इस टिहरी में, जो कि आपका ढांढक आंदोलन था। कुंजड़ी में आंदोलन होता है ना, वन वाला ढांढक। ठीक है, जो भी रियासत के खिलाफ विद्रोह करते थे ना, उन्हीं आंदोलनकारियों को ढांढक कहा जाता था, ये भी आप याद रखना। बाद में फिर 1904 में बोला था कि केशवानंद के बदले सदानंद, पंडित सदानंद जी यहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं, और फिर ये आगे काम चलता है। तो बाद में तभी तो वन संरक्षण का प्रयास शुरू हुआ, तभी तो आपका वनों पर प्रतिबंध लगता है ना। अगर वनों पर प्रतिबंध होता ही नहीं तो क्या तिलाड़ी के लोग, क्या रवाई पट्टी के लोग वहां पे आजाद पंचायत बना के विरोध थोड़ी कर रहे होते। तो ये जो हमारे वन संरक्षण के प्रयास हुए, इसके वजह से ये चीजें घटित हो रही थी। ठीक है, तो ये पॉइंट थे भाई। बाकी चलिए सेशन को मैं दोस्तों यहीं पे समाप्त करूंगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशन में देखेंगे अब ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, फिर उसके बाद हम नया सेशन शुरू करेंगे उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल परीक्षाओं में। ठीक है, तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के बाद का रिवीजन जो टॉपिक रहेगा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए यहीं पे सेशन समाप्त करता हूँ। कोई गलती हुई है तो क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों जल्दी। जय हिंद, जय देवभूमि।